हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अनीश अग्रवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक नए लेक्चर में। हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस कॉस्टिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट मेथड ऑफ कॉस्टिंग which is used in those industries where material undergoes different processes before emerging as final product. फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले मटेरियल जब अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, तो कॉस्टिंग के उस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। हमने ये भी देखा था कि प्रोसेस कॉस्टिंग के बेसिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। हमारे लिए जो फैक्ट्री है वो प्रोसेसेस में डिवाइडेड होती है, प्रोसेसेस कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट में डिवाइड होती है। ये भी हमने बात करी थी कि आउटपुट ऑफ प्रोसेस विल बिकम इनपुट फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस इज एक्यूमुलेटेड सेपरेटली। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में ऑल्सो बी सोल्ड। जो प्रोसेस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बेचे जा सकते हैं। एक प्रोसेस का आउटपुट अगले का इनपुट होता है जब तक कि फिनिश गुड्स नहीं हो जाती। आखिरी प्रोसेस का आउटपुट फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिनिश गुड्स अकाउंट में से जितना माल बेच दिया वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह हमने डिस्कस किया था। फिर उससे बाद में हमने नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था अकाउंटिंग फॉर प्रोसेस। हमने देखा था प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। नॉर्मली प्रोसेस अकाउंट में तीन कॉलम कौन कौन से, पर्टिकुलर्स के अलावा तीन कॉलम डेबिट में, तीन कॉलम क्रेडिट में। पर्टिकुलर तो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ऐसे ही पर्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। रेट का कॉलम ऑप्शनल होता है और इसको नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोसेस अकाउंट के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं वो प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और साथ में हमने ये भी बात करी थी कि जो सेल ऑफ स्क्रैप बाय प्रोडक्ट वेस्ट होगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो आउटपुट निकल के आएगा उसे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में हमारे लिए। आज हम डिस्कस करेंगे अगर प्रोसेस में लॉस हो जाए, इफ देयर इज अ लॉस इन प्रोसेस, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लॉस इन प्रोसेस, प्रोसेस में लॉस मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझे। देखिए, अगर हमने प्रोसेस में 10,000 यूनिट इनपुट डाली, हमने मटेरियल की 10,000 यूनिट डाली है और आउटपुट आई, मान लेते हैं 7,000 यूनिट। कितनी यूनिट आउटपुट आई? 7,000 यूनिट। अभी मेरे एग्जांपल में हमने प्रोसेस में कितनी यूनिट डाली? 10,000। आउटपुट कितना आया? 7,000। तो लॉस कितना हो गया? कितनी यूनिट कम हो गई हमारे लिए? 3,000 यूनिट। 10,000 माइनस 7,000, 3,000 यूनिट। इसे क्या बोलेंगे? लॉस इन प्रोसेस। प्रोसेस के लॉस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है लॉस इन प्रोसेस को? देखिएगा, ये आगे हमारे सामने। पहला, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्ट या वेस्टेज भी बोलते हैं, नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज। क्या है नॉर्मल लॉस और नॉर्मल वेस्टेज? देखिए, ऐसा लॉस विच इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ वर्क, प्रक्रिया में अंतर्निहित है, हम चाह के भी उसको हटा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हम क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्लोथ नहीं, क्लोथ से रेडीमेड शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कपड़े से रेडीमेड शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो जब रेडीमेड शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कपड़े को काटना पड़ेगा, कुछ कपड़ा कम होगा, वो कुछ भी कर लो, ऐसा तो नहीं पूरा पूरा कपड़ा इस्तेमाल में आ जाएगा। या मान लीजिए एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने मूंगफली खरीदी, ग्राउंडनट ऑयल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एडिबल ऑयल्स में, और ग्राउंडनट खरीदा हमने, 100 किलो ग्राउंडनट खरीदा। अब ग्राउंडनट खरीदने के बाद जब यूज में आएगा तो 100 किलो ऑयल बन जाएगा क्या? नहीं, कुछ तो वेस्ट
निकलेगा बाहर। और यही वेस्ट जो इनहेरेंट है प्रोसेस के अंदर, जिसे रोका नहीं जा सकता, नेचर ऑफ प्रोसेस की वजह से है, उसे कौन सा लॉस कहते हैं अपन? नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्ट। देखिए पहला पॉइंट, लॉस ऑफ मटेरियल विच इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ वर्क, वो मटेरियल का लॉस जो कि इनहेरेंट है नेचर ऑफ वर्क के अंदर, वो आपके लिए क्या कहलाता है? नॉर्मल लॉस। सेकेंड पॉइंट, इट इज अनअवॉइडेबल। ये अनअवॉइडेबल, इकोनॉमिकली इसे कभी रोक नहीं सकते। 100 किलो मूंगफली लो और कहो कि 100 किलो ऑयल निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है कि इनहेरेंट होता है, कुछ चीज वेस्ट होती ही होती है। आज मान लीजिए हम लोग घर में किसी भी तरह का जूस बना रहे हैं, हम ऑरेंज का जूस बना रहे हैं, मौसमी या संतरे का जूस बना रहे हैं, तो 1 किलो संतरा लेंगे तो 1 किलो जूस निकलेगा क्या? नहीं, उसके छिलके, उसका जो भी वेस्ट है वो बाहर जाएगा और बचा हुआ जूस निकलेगा। तो इनहेरेंट है प्रोसेस के अंदर, ये आपके लिए अनअवॉइडेबल है, इसे रोक नहीं सकते। कैन बी रीजनबली एंटिसिपेटेड, इसको एंटिसिपेट किया जा सकता है, यानी हम इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, प्री डिटरमाइंड, क्योंकि हर बार होता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि मूंगफली लिया 100 किलो और 100 किलो ऑयल निकलेगा, क्या आप समझ रहे हो कि नहीं 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 निकलेगा? या मैं आपके लिए बाजार से मौसमी लाया 2 किलो, क्या 2 किलो जूस ही निकल जाएगा? नहीं, कुछ वेस्ट तो निकलेगा, स्क्रैप तो निकलेगा, कुछ लॉस तो होगा। तो आप समझ रहे हो कि ये होगा क्योंकि हमें प्रोसेस मालूम है। ऐसे टेक्निकली हम जब प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जब कंपनियां बहुत बार प्रोसेस करती हैं, बार बार करती हैं, तो उन्हें मालूम होता है पहले से ही कि हम इतना मटेरियल डालेंगे तो इतना तो लॉस होगा ही होगा। तो इट कैन रीजनेबली एंटिसिपेटेड, हम पहले से इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारा मटेरियल का 10% का लॉस हो जाता है, 15% का लॉस हो जाता है, 20% का लॉस हो जाता है, ये पहले से ही हम तय कर सकते हैं विद आवर पास्ट एक्सपीरियंस। तो नॉर्मल लॉस पहले से तय किया जा सकता है विद आवर पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूड यूनिट यूज फॉर टेस्ट और सैंपलिंग, लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, श्रिंकेज एक्सेट्रा। इसमें वो सब तरह का लॉस है जो नेचर की वजह से होता है मटेरियल के, या वर्क के नेचर की वजह से होता है, श्रिंक हो जाना, इवेपोरेट हो जाना। कुछ अपन ने मटेरियल सैंपल के रूप में निकाल लिया, टेस्ट के रूप में निकाल लिया, हमने देखने के लिए किस तरह का मटेरियल है वो देखने के लिए अलग कर लिया। आप 1 किलो मौसमी लेके आए जूस निकालने के लिए, एक मौसमी अलग से आपने पहले ही खाली, जूस निकालने से पहले देखो तो सही कैसी। तो ये आपके लिए नॉर्मल लॉस है, ऐसा होता रहता है। तो ये आपके लिए कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है? इनहेरेंट इन नेचर ऑफ वर्क, इनहेरेंट होता है, अनअवॉइडेबल होता है, इकोनॉमिकली अनअवॉइडेबल, होगा ही होगा, इसे रोक नहीं सकते। कैन बी प्री डिटरमाइंड और एंटिसिपेटेड, हम पहले से इसे तय कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से। और ये किस किस वजह से होता है? श्रिंकेज, इवेपोरेशन, सैंपलिंग के लिए जो हमने यूनिट्स ली, टेस्टिंग के लिए जो यूनिट्स ली, वो सब नॉर्मल लॉस के अंदर इंक्लूड की जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया नॉर्मल लॉस। मैंने 4 पॉइंट बताए नॉर्मल लॉस में, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है नॉर्मल लॉस? कॉस्टिंग में पूरा काम में आएगा बार बार। नॉर्मल लॉस इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ वर्क और मटेरियल की प्रकृति इस प्रकार की है, वर्क की प्रकृति इस प्रकार की है कि उसे रोक नहीं सकते उस लॉस को। तो वो कौन सा लॉस होगा? नॉर्मल लॉस। अनअवॉइडेबल है, इकोनॉमिकली उसको रोक पाना संभव नहीं है। रीजनबली एंटिसिपेटेड, उसको प्री डिटरमाइन कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, हम पहले से बता सकते हैं कि इस तरह का लॉस होगा। इंक्लूड यूनिट यूज फॉर टेस्ट, सैंपलिंग, लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन एंड श्रिंकेज, श्रिंक हो जाना, सूख जाना, इवेपोरेट हो जाना, या प्रोडक्शन के अंदर स्क्रैप जो नॉर्मली निकलेगा वो स्क्रैप आपके लिए, या सैंपलिंग के यूनिट्स, टेस्टिंग की यूनिट्स, ये सब क्या है? नॉर्मल लॉस। तो उम्मीद है नॉर्मल लॉस के बारे में बात समझ में आई होगी। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है सर? अब नॉर्मल लॉस आपके लिए एक लॉस इन एक्सेस ऑफ प्री डिटरमाइंड लॉस, यानी कि नॉर्मल लॉस से ऊपर जो लॉस हो। प्री डिटरमाइंड लॉस मतलब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। अब नॉर्मल लॉस कौन सा हुआ? जो नॉर्मल लॉस के ऊपर हुआ, एक्सेस हुआ।
चलिए एक एग्जांपल मैं बताता हूं। 10,000 यूनिट मैंने प्रोसेस में डाली, 10,000 यूनिट प्रोसेस में डाली, हमारे को पास एक्सपीरियंस से मालूम है कि 10% का लॉस तो होता ही है। आउटपुट आया 7,000 यूनिट का। फिर से मेरा एग्जांपल सुन लीजिएगा। 10,000 यूनिट प्रोसेस में डाली, 7,000 यूनिट का आउटपुट आया। हमें मालूम है कि 10% का तो लॉस होता ही है, पास्ट एक्सपीरियंस से नॉर्मल लॉस होता ही है। तो 10,000 यूनिट का 10%, 1,000 यूनिट का तो नॉर्मल लॉस है। टोटल लॉस कितने का हुआ? 10,000 यूनिट डाली और 7,000 यूनिट आउटपुट आया। टोटल लॉस कितने का है? 3,000 का। 3,000 में से 1,000 क्या है? नॉर्मल लॉस। तो बचा हुआ 2,000 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अब नॉर्मल लॉस। वो लॉस जो एंटीसिपेट नहीं किया था, एक्सेस में हो गया। हर बार तो नहीं होता। क्यों हो गया? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स की लापरवाही के कारण, नेग्लिजेंस के कारण, इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स के कारण, एक्सीडेंट्स के कारण, बैड क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, बैड क्वालिटी ऑफ मटेरियल के कारण। ये लॉस आपके लिए क्या कहलाता है? अब नॉर्मल लॉस, जो कि आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं होता। यानी नॉर्मल लॉस के ऊपर जो लॉस होगा उस लॉस को क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल लॉस। इट इज अवॉइडेबल। अगर ध्यान रखें, यह हर किसी को नहीं होता। हर वर्कर लापरवाही करे, हर फैक्ट्री में ऐसा जरूरी नहीं है। हर जगह एक्सीडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर जगह मटेरियल खराब आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। यह हर किसी को नहीं होता। अगर हर किसी को होता, हर बार होता, तो फिर अब नॉर्मल ही नहीं होता, फिर वो नॉर्मल होता। कि होता ही होता है वो तो फिर अब नॉर्मल नहीं कहते उसे फिर नॉर्मल कहते हैं। ये गलती की वजह से हुआ है, अवॉइडेबल है, इसे रोका जा सकता है। ध्यान रखें तो रोक सकते हैं। हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ध्यान रख के खरीदें, वर्कर्स ध्यान से काम करें, हम उनके ऊपर सुपरवाइज करें, तो आपके लिए इस तरह के लॉस को रोका जा सकता है। चलिए, कैन नॉट ऑब्वियसली बी एस्टिमेटेड इन एडवांस। एडवांस में एस्टिमेट नहीं कर सकते। मालूम ही हो पहले से कि भाई ये होगा लॉस। जैसे एक लॉस बाय फायर, ये भी अब नॉर्मल लॉस है, आप बचपन से पढ़ते हैं। पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो, कर सकते होते तो हम फिर होने क्यों देते? ये आपके लिए पहले से एंटिसिपेटेड नहीं होता है। ये लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से हो गया, केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स की वजह से हो गया, एक्सीडेंट्स की वजह से हो गया। लास्ट देखेंगे, अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ वर्कर्स। किसकी वजह से होता है? वर्कर्स की केयरलेसनेस, ए बैड प्लांट डिजाइन और ऑपरेशंस और डिजाइन ऑफ प्लांट फॉल्टी हो, सबोटाज कर दिया हो, यानी कि किसी ने आपके लिए जानबूझकर तोड़फोड़ कर दी हो, इस वजह से जो लॉस होगा वो अब नॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो देखिए इन दोनों को कंट्रास्ट में अगर देखें तो सबसे पहला नॉर्मल लॉस तो ड्यू टू नेचर ऑफ वर्क की वजह से। अब नॉर्मल लॉस केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस और एक्सीडेंट्स की वजह से। नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल होता है, हर किसी को होता है, हर बार होता है। अब नॉर्मल लॉस अवॉइडेबल है, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर ले, हम ध्यान रखें तो उसे रोका जा सकता है। नॉर्मल लॉस कैन बी एंटिसिपेटेड इन एडवांस, क्योंकि पहले से मालूम है, हर बार ही होता है तो मालूम है होगा ही होगा। अब नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी एंटिसिपेटेड इन एडवांस, उसको आपके लिए पहले से पता नहीं कर सकते। नॉर्मल लॉस किन किन कारणों की वजह से होता है? श्रिंकेज की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोसेस की वजह से, टेस्टिंग में यूज करने की वजह से, सैंपलिंग में यूज करने की वजह से। अब नॉर्मल लॉस किसकी वजह से होता है? एक्सीडेंट्स की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, सबोटाज की वजह से, बैड प्लांट डिजाइन की वजह से। ये सब आपके लिए अब नॉर्मल लॉस के रीजंस हैं। तो हमने देखा नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। और प्रोसेस में इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये समझने के लिए कि आपको ये बात ढंग से समझ में आई कि नॉर्मल लॉस क्या होता है और अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल आपके सामने आ गया। इन प्रोसेस 10,000 यूनिट वर यूज्ड, 10,000 यूनिट एक प्रोसेस में यूज करी। आउटपुट फॉर 8,200 यूनिट, आउटपुट कितना निकल के आया? 8,200। 10,000 यूनिट डाली प्रोसेस में, 8,200 यूनिट बाहर आई। कितने यूनिट का लॉस हो गया? बोलो बोलो, कितने यूनिट का लॉस हो गया? कैलकुलेटर दिखा रखा है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होनी चाहिए पर इसमें 10,000 में से 8,200 माइनस किया
तो कितनी यूनिट का लॉस हो गया? 1800 यूनिट्स का लॉस हो गया। लॉस इन प्रोसेस एज पर पास्ट एक्सपीरियंस 10%। प्रोसेस में जो लॉस होता है पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मालूम है 10% होता है। तो पहली बात, जब भी लॉस परसेंटेज में पहले से दिया हुआ हो तो वो हमेशा नॉर्मल लॉस ही होगा, क्योंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है। पहले से कैसे मालूम होता? दूसरी बात, ये परसेंटेज किस पे लगाना है या तो क्वेश्चन में बताएगा, नहीं तो ऑलवेज यूनिट इनपुट पे लगाया जाएगा। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? बाय डिफॉल्ट यूनिट इनपुट पे कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि 10,000 का 10% नॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट है। कैलकुलेट नॉर्मल लॉस यूनिट एंड अबनॉर्मल लॉस यूनिट। आपको क्या निकालना है? नॉर्मल लॉस की यूनिट्स और अबनॉर्मल लॉस की यूनिट। देखो 10,000 यूनिट इनपुट डाला, हाँ या ना? 10,000 यूनिट इनपुट डाला, 8 या 200 यूनिट आउटपुट आया, कितने का लॉस हो गया? टोटल लॉस कितने का हो गया? 1800 का। अब हमने नॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है नॉर्मल लॉस? 10% इनपुट पे। सर इनपुट तो लिखा नहीं, हाँ बाय डिफॉल्ट इनपुट। 10,000 का 10% 1,000, 1800 में से 1,000 नॉर्मल है, तो बचा हुआ जो एक्स्ट्रा हुआ, ऊपर हुआ 800, वो क्या कहलाता है? अबनॉर्मल लॉस कहलाता है। तो हमारे इस एग्जांपल में 1,000 यूनिट का तो नॉर्मल लॉस हुआ है और 800 यूनिट का अबनॉर्मल लॉस हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? पहले नॉर्मल लॉस का देख रहे हैं, आपके सामने आए नॉर्मल लॉस। और ये ध्यान रखना पड़ेगा, लॉजिक्स में समझाऊंगा, चिंता ही मत करो, पर अभी ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस जब भी होगा तो उसकी सेल वैल्यू, जितने में नॉर्मल लॉस बिक रहा है, सर लॉस बिक रहा है, हाँ कुछ जो भी उसका बचा कुचा रेमिनेंट्स है, टुकड़े हैं, स्क्रैप है, वो बिक रहा है, तो उसको प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे एट इट सेल वैल्यू। क्या लिखा? द सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। दो शब्दों पे ध्यान देना है। एक तो सेल वैल्यू पे, नॉर्मल लॉस किस वैल्यू पे दिखाया जाएगा? सेल वैल्यू पे। कहां दिखाया जाएगा? प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ऐसा क्यों? और कई बार तो ऐसा होता है कि नॉर्मल लॉस हुआ और कोई सेल वैल्यू भी नहीं है। क्वेश्चन ने बोल दिया 10% नॉर्मल लॉस है 10,000 का, 1,000 यूनिट लॉस हो गया और सेल वैल्यू दी नहीं है, बता दिया कि इट डजंट हैव एनी सेल वैल्यू, क्योंकि कई बार इवेपोरेट हो गया, उड़ गया, तो काय की सेल वैल्यू? या कई बार वर्ड लॉस्ट लिखता है, लॉस्ट, नॉर्मल लॉस्ट, या लिखता है कि यूनिट लॉस्ट, LOST, लॉस्ट का मतलब खत्म हो गया, गुम गई, तो फिर उसकी कोई सेल वैल्यू नहीं होगी। तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे? लिखेंगे क्रेडिट साइड में पर सेल वैल्यू 0 लिख देंगे। यूनिट जो होती है उतनी लिख ही देंगे प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पर सेल वैल्यू कितनी लिख देंगे? 0। नॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। किस साइड में दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में। किस वैल्यू पे दिखाते हैं? उसकी सेल वैल्यू पे। इसकी जर्नल एंट्री करना चाहें तो वो भी बता देता हूं, वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको। नॉर्मल लॉस जब भी होगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी? नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, जिस भी प्रोसेस में हो रहा है, प्रोसेस 1, 2, 3, तो प्रोसेस अकाउंट में लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। किस वैल्यू पर? सेल वैल्यू पे। ध्यान देना है, किस वैल्यू पे दिखाएंगे? सेल वैल्यू पे दिखाएंगे। सर ऐसा क्यों? वो भी बात करेंगे, आगे सुनिए। ड्यू टू नॉर्मल लॉस द कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग गुड यूनिट्स इन्फ्लेटेड। नॉर्मल लॉस की वजह से बची हुई यूनिट्स की प्राइस को इन्फ्लेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सर ये क्या हुआ? आपको कुछ नहीं करना, अपने आप बढ़ गई प्राइस। नॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया आपने। सर क्रेडिट साइड में लिखने से तो कॉस्ट कम होती है। अरे भाई कॉस्ट तो कम होती है, पर लॉस तो स्क्रैप निकलेगा, वो तो नॉमिनल वैल्यू पे बिकेगा। मान लो मटेरियल खरीदा था आपने 100 रुपए किलो, टूटने के बाद 5 रुपए किलो बढ़ा, आपने उसको क्रेडिट कर दिया, यूनिट्स कम कर दी और 5 रुपए से अमाउंट कम कर दिया, तो भी आपके लिए जो बची हुई यूनिट्स है उनकी प्राइस को क्या कर दिया आपने? इन्फ्लेट कर दिया। नहीं समझ में आया? सुनो, मैंने मटेरियल खरीदा 100 किलो, एग्जांपल सुनना, मैंने मटेरियल खरीदा रुपए किलो के हिसाब से, कितने का मटेरियल हो गया? 1000। अभी समझो मटेरियल के अलावा कोई खर्चा ही नहीं है प्रोसेस। किधर लिखूंगा मटेरियल? डेबिट साइड। अब इसमें से 100 किलो में से 10 किलो का नॉर्मल लॉस हो गया,
वापिस से सुन लीजिएगा, 100 किलो मटेरियल खरीदा, 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का मैंने मटेरियल खरीदा, जो कि मैंने प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। इस 100 किलो मटेरियल में से 10 किलो मटेरियल का लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस, ठीक, 2 रुपए किलो में बिक रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा 10 किलो, 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए अमाउंट के कॉलम में। हाँ या ना, समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कर रहे हैं। डेबिट साइड में तो 100 किलो 10 के हिसाब से 1000 रुपए मटेरियल लगा, क्रेडिट साइड में जो आपके लिए लॉस हुआ कितना, 10 किलो 2 के हिसाब से 20 रुपए। तो अब क्वांटिटी कितनी बच गई, नेट का बैलेंस निकालूंगा। 100 किलो इनपुट की साइड में, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में 10, तो 90 किलो आपके लिए आउटपुट आया, मान लो और कोई लॉस नहीं हुआ। 1000 रुपए का मटेरियल था, 20 रुपए क्रेडिट हो गए सेल वैल्यू नॉर्मल लॉस के, 1000 में से 20 गया, कितना हुआ, 980। अब 980 रुपए का हमारे पास आउटपुट आया, 90 किलो, तो 1 किलो का भाव कितना हो गया, 10.88, यानी 10.89, जबकि अपने इनपुट कितने का डाला था, 10 का, और रेट अपने आप क्या हो गई, इन्फ्लेट हो गई, बढ़ गई। तो नॉर्मल लॉस को सेल वैल्यू से प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करने से बची हुई गुड्स की यूनिट, बची हुई गुड यूनिट्स की प्राइस क्या हो जाती है, इन्फ्लेट हो जाती है। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बाद में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा। किसी ने मुझसे फाउंडेशन के अंदर कंसाइनमेंट पढ़ा होगा तो उसको वहां पे समझाता हूं मैं, क्योंकि कंसाइनमेंट में भी आता है कि क्यों ऐसा हुआ, इसका लॉजिक है बहुत मस्त, वो अपन आगे बात करेंगे। अबनॉर्मल लॉस के बारे में बात करते हैं। अगर अबनॉर्मल लॉस आया तो क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस, यहां भी प्रोसेस में क्रेडिट होगा, अबनॉर्मल लॉस भी क्या करेंगे, प्रोसेस के अंदर क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे भाई, क्रेडिट करेंगे, पर किस वैल्यू पर, कॉस्ट पे। ध्यान देना वर्ड कॉस्ट, नॉर्मल लॉस को तो सेल वैल्यू पे क्रेडिट किया था प्रोसेस में, और अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे क्रेडिट करना है प्रोसेस में। अरे हाँ भाई सर, ये कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो सेल वैल्यू तो हमेशा गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो जीरो मानेंगे नॉर्मल लॉस के लिए। अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट। सर एवरेज कॉस्ट कैसे, टोटल कॉस्ट यानी डेबिट साइड का टोटल, देखो फॉर्मूला भी दे रखा, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए डेबिट साइड का टोटल लेंगे, प्रोसेस में जो जो खर्चा है, माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की अगर कोई सेल वैल्यू तो माइनस करेंगे, यूनिट इनपुट जितनी यूनिट डाली थी माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी अबनॉर्मल लॉस की, और जितनी यूनिट अबनॉर्मल लॉस की आ रही है मल्टीप्लाई कर दूं कॉस्ट पर यूनिट से, तो आपके लिए टोटल कॉस्ट आ जाएगी अबनॉर्मल लॉस। देखो लिखा भी है टोटल कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट प्राइस इनटू अबनॉर्मल लॉस यूनिट। फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अबनॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट के किस साइड में दिखाना है, क्रेडिट साइड पे। किस पे दिखाना है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट वैल्यू पे। कॉस्ट वैल्यू कैसे आएगी, पहले पर यूनिट प्राइस निकालेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, जो भी आएगी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, जितनी यूनिट्स के अबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो टोटल अबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट हो जाएगी। इसे प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखा दूंगा। ऐसा क्यों करते हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक है, अबनॉर्मल लॉस की वजह से हम प्रोसेस की कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं डालना चाहते, तो अबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जनरल एंट्री क्या होती है अबनॉर्मल लॉस के लिए, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, जिस भी प्रोसेस में अबनॉर्मल लॉस हो रहा है, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, तो प्रोसेस अकाउंट में लिख लेते हैं बाय अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट हो रहा है। याद रखिएगा, कई बच्चे मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछते हैं, सर लॉस हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट करें, अरे क्रेडिट तो प्रोसेस में कर रहा हूं, लॉस अकाउंट में तो क्या हो रहा है, डेबिट ही हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखो नॉर्मल लॉस को तो सेल वैल्यू पे क्रेडिट साइड में दिखाना है प्रोसेस के, और अबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे दिखाना है क्रेडिट साइड पे प्रोसेस के, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबनॉर्मल गेन इफेक्टिव या यील्ड किसे कहते हैं। क्या नाम है, अबनॉर्मल गेन, या केवल इफेक्टिव या अबनॉर्मल इफेक्टिव भी बोलते हैं, या अबनॉर्मल यील्ड या केवल यील्ड भी बोलते हैं। क्या होता है अबनॉर्मल गेन, जैसे किसी प्रोसेस में मैंने 10,000 यूनिट डाली, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा,
किसी प्रोसेस में मैंने 10,000 यूनिट डाली और 11,000 यूनिट आ गई बाहर। कितनी यूनिट डाली मैंने? 10,000 यूनिट डाली और कितनी यूनिट आ गई? 11,000 यूनिट आ गई। तो जो 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनी, जो 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनी, वो अब नॉर्मल गेन है। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मैं मजाक कर रहा हूं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 10,000 यूनिट डालू प्रोसेस में 11,000 बन जाए। ऐसा हो सकता है कि भाई 100 किलो मूंगफली खरीदी और 110 किलो ऑयल बन गया? ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं मजाक की बात है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी इनपुट से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकता। 10,000 किलो डाला इनपुट और 11,000 किलो आ जाए तो आपने तो साइंस ही बदल दी। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं फिर अब नॉर्मल गेन क्या होता है ये समझते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं, कहानी तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं अब नॉर्मल गेन होता क्या है। हमने प्रोसेस में 10,000 यूनिट डाली, 10% नॉर्मल लॉस है। हमें पहले से मालूम है, हर बार होता है भाई, हमें मालूम है 10% तो होता ही होता है। आउटपुट आया 9,200 यूनिट का। कितने का? 200 यूनिट का। फिर से सुनना, 10,000 यूनिट डाली मैंने, 9,200 का आउटपुट आया। कितने का लॉस हुआ? 800 का। जबकि पास्ट एक्सपीरियंस से मैं मालूम है 10% लॉस होता ही होता है इनपुट का। तो 10,000 का 10% 1,000 लॉस होता ही होता है। पर 1,000 ना होते हुए लॉस कितने का हुआ? केवल 800 का। 200 एक्स्ट्रा यूनिट बन गई। ये 200 एक्स्ट्रा यूनिट आपके लिए क्या कहलाती है? अबनॉर्मल गेन। यानी जितना एक्सपेक्टेड आउटपुट था उससे ज्यादा आउटपुट आ जाए। क्योंकि एक्सपेक्टेड तो यही था ना कि 10,000 यूनिट डालेंगे, 10% का लॉस होगा तो 9,000 यूनिट आएंगी और आगे कितनी? 9,200। 200 यूनिट एक्स्ट्रा आ गई। तो ये जो 200 एक्स्ट्रा गई, ये आपके लिए क्या कहलाती है? अबनॉर्मल गेन। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार होता है, तभी तो अबनॉर्मल है। हर बार होता तो नॉर्मल होता। नॉर्मल गेन नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। अबनॉर्मल गेन ही होता है। हमने को मालूम ही नहीं था, हमारे को तो कभी हुआ ही नहीं आज तक, तो ऐसा होता नहीं है। पर कभी ऐसा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल आ गया। हर बार क्या 1 किलो मौसमी लाते हैं, जूस निकालते हैं, और जूस वैसे तो जूस जो है आपके लिए लीटर में नापते हैं, पर मान लो अपन ने वेट भी किया उसका। 1 किलो मौसमी लाए और जूस निकाला। हर बार तो 600 ग्राम जूस निकलता था, अब की बार 700 निकल गया, 100 ग्राम ज्यादा निकल गया। क्या कारण हो सकता है? बहुत बढ़िया क्वालिटी की मौसमी आई। या अब की बार जूस निकालता होगा ना, अच्छी तरह मेहनत करी, बिल्कुल गूदे को बिल्कुल निचोड़ ही दिया, पूरे जूस निकाल डाला। ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार एफिशिएंसी नॉर्मल से बहुत अधिक दिखा दी, मटेरियल बहुत बढ़िया आ गया, ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट ढंग से चल गया, ऐसा चलता नहीं हर बार। तो आपके लिए एक्स्ट्रा यूनिट जो बन जाती है एक्सपेक्टेड आउटपुट के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? अबनॉर्मल गेन। समझ में आ गया मेरा एग्जांपल? 10,000 यूनिट डाली, 9,200 का आउटपुट आया, 800 का लॉस हुआ, जबकि हमारा एक्सपेक्टेड लॉस कितने का था? 1,000 का। 10% लॉस था, तो आपका 1,000 का ना तो केवल 800 का ही लॉस हुआ, 200 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई। ये एक्स्ट्रा 200 यूनिट ही क्या कहलाती है? अबनॉर्मल गेन कहलाती है। तो चलिए पढ़ते हैं अब क्या होता है अबनॉर्मल गेन। तो मैंने ऐसे ही बता दिया। When the actual production exceeds the expected figure, जब एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड फिगर से ज्यादा हो जाता है। इफ एक्चुअल लॉस इज लेस देन नॉर्मल लॉस, इट इज नोन एज अबनॉर्मल गेन। अगर एक्चुअल में जो लॉस नॉर्मल से भी कम हो गया, अच्छा नॉर्मल से ज्यादा लॉस होता है तो अबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, नॉर्मल से कम लॉस होता है तो अबनॉर्मल गेन बोलते हैं, और नॉर्मल जितना ही लॉस होता है तो बोलते हैं ना अबनॉर्मल लॉस हुआ ना अबनॉर्मल गेन हुआ। यही बात समझ में। 10,000 यूनिट डाली प्रोसेस में, 10% का लॉस है, 1,000 यूनिट लॉस होना है, नॉर्मल लॉस। 9,000 यूनिट ही आई, 1,000 का ही लॉस हो तो बोलेंगे नॉर्मल लॉस हुआ, ना अब नॉर्मल हुआ लॉस हुआ, ना अब नॉर्मल गेन हुआ। पर मान लो आपके लिए आपके पास 8,500 यूनिट ही आई, 1,500 का लॉस हुआ, 1,000 नॉर्मल है, 500 क्या हो गया? अब नॉर्मल लॉस। और 9,200 यूनिट आ गई तो अपन कहेंगे 1,000 का नॉर्मल लॉस था पर 200 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई, तो वो क्या कहलाएगा? अब नॉर्मल गेन कहलाएगा। तो नॉर्मल से ज्यादा लॉस होता है तो अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल से कम लॉस होता है तो अब नॉर्मल गेन। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मल गेन में बी डिफाइंड एज अनएक्सपेक्टेड गेन इन प्रोडक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन।
नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड गेन आ गया, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया, उसे ही क्या कहते हैं? अबनॉर्मल गेन कहते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा अकाउंटिंग कैसे करते हैं अबनॉर्मल गेन। ध्यान से सुनिएगा, अबनॉर्मल गेन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। द प्रोसेस अकाउंट अंडर विच अबनॉर्मल गेन अराइजेस इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन। दो शब्दों का ध्यान रखना, डेबिट साइड में लिखना है प्रोसेस अकाउंट के। किस साइड में लिखना है भैया? डेबिट साइड में लिखना है। क्या लिखना है? कॉस्ट लिखनी है ऑफ अबनॉर्मल गेन एंड क्रेडिटेड टू द अबनॉर्मल गेन अकाउंट। और क्रेडिट किस में होना है? अबनॉर्मल गेन अकाउंट में। एंट्री क्या होगी ऐसे केस में? प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन में तो क्रेडिट हो जाएगा और प्रोसेस अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? डेबिट क्यों कर रहे हैं? कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि गेन हुआ तो हमें नहीं चाहिए, हर बार तो होगा नहीं ना। तो हमने कहा गेन तो अनएक्सपेक्टेड है, लॉटरी की तरह है, तो इसको यहां से हटा लो, अलग कर लो। हर बार तो बिजनेस में होना नहीं, कॉस्ट बढ़ा लो अपनी, ताकि मालूम चल सके कि हमारे लिए नॉर्मली इतनी खर्चा तो लगता ही लगता है। आगे सुनिएगा, विच विल बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। अब नॉर्मल गेन का जो बैलेंस होता है वो कॉस्टिंग P&L में जाता है, वो हम बात करेंगे बाद में। हम तीनों अकाउंट के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अभी तक अपन ने बात करी, नॉर्मल लॉस होगा तो प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल वैल्यू पे दिखाएंगे। अब नॉर्मल लॉस होगा तो उसे भी प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे। और अब नॉर्मल गेन होगा तो उसे प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड पे कॉस्ट पे दिखाएंगे। सर कॉस्ट कितनी होगी अब नॉर्मल गेन की? ये कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला जो पहले बताया था। सर कौन सा वही फॉर्मूला? लो जी वापस देख लेते हैं। अभी बताया था अब नॉर्मल लॉस के लिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गेन का फॉर्मूला वही, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय यूनिट इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। और टोटल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गेन कैसे आएगी? जो भी कॉस्ट पर यूनिट है मल्टीप्लाई कर देंगे अब नॉर्मल गेन यूनिट से, तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गेन आ जाएगी, जिसे प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे। कैसे? ये हम न्यूमेरिकल से समझेंगे। जब न्यूमेरिकल समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अभी तो सिंपल अपन थ्योरेटिकल देख रहे हैं। अभी मैं अगली क्लास के अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल लूंगा, जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हमारे को कि क्या होता है। आगे चलिएगा, हम प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट वापस देख रहे हैं। सर वापस क्यों देख रहे हैं? देखो, हमने जब प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट देखा था वो बेसिक फॉर्मेट था। उसके अंदर मैंने नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन नहीं दिखाया था। अभी हम देखते हैं किस तरह दिखाएंगे, सिर्फ यही देखेंगे। इस पर न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आपके सामने आ गया प्रोसेस अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट विद लॉस एंड गेन। प्रोसेस टू अकाउंट, वही अकाउंट मैंने लिया है सेम जो पहले लिया, फॉर्मेट वही है। सर रेट का कॉलम फिर बनाया है पर ऑप्शनल है। फॉर्मेट में हमेशा दूंगा, पर मैंने बता दिया ऑप्शनल है, न्यूमेरिकल्स करते हुए हटा सकते हैं और हटाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले सारे खर्चे डेबिट करेंगे। पहला खर्चा यूनिट इनपुट, जैसा बताया था, और पिछले प्रोसेस से आ रहा, प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस 1 से आउटपुट इनपुट आ रहा है तो 2 प्रोसेस 1 लिखेंगे। फिर 2 मटीरियल, जो भी खर्चा हो रहा है मटेरियल का। 2 लेबर का जो खर्चा हो रहा है वो डेबिट साइड में लिखेंगे। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई है तो उन्हें डेबिट करेंगे, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उन्हें डेबिट करेंगे, और अगर कोई अबनॉर्मल गेन है तो उसे भी डेबिट साइड में दिखाएंगे पर कॉस्ट पे। ये ध्यान में रखना है। सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला बता चुका हूं, देख लेना और याद करना। न्यूमेरिकल करेंगे अपन तब मजा आएगा। ध्यान होती है चीजें तो न्यूमेरिकल करने में भी मजा आता है। आगे सुनिएगा, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट अगर कोई है तो, बाय नॉर्मल लॉस, कई बार नॉर्मल लॉस, सेल ऑफ स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट बात एक ही हो जाती है। तो नॉर्मल लॉस लिखेंगे, किस वैल्यू पे लिखेंगे? सेल वैल्यू पे। ध्यान रखिएगा कौन सी वैल्यू पे लिखेंगे? नॉर्मल लॉस को सेल वैल्यू पे लिखेंगे। अब नॉर्मल लॉस को प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे, किस वैल्यू पे? कॉस्ट पे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला, टोटल यूनिट इनपुट, सॉरी टोटल कॉस्ट डेबिट साइड में, डेबिट का टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट किसी भी नाम से है, डिवाइडेड बाय यूनिट इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट। वो हटा देंगे तो नेट जो कॉस्ट आएगी नेट यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, और जितनी यूनिट अब नॉर्मल लॉस की मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेंगे, और अंत में बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा या तो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, अगला प्रोसेस, और अगर आखिरी प्रोसेस है तो फिनिश गुड्स अकाउंट में जाएगा। तो आपने फॉर्मेट देखा, ध्यान दीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी
प्रोसेस के अंदर अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस साथ नहीं आ सकते। या तो अबनॉर्मल गेन ही होगा एक प्रोसेस में, एक प्रोसेस की बात करो, प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस 2 में अबनॉर्मल लॉस हो सकता है, प्रोसेस 3 में अबनॉर्मल गेन हो सकता है, पर प्रोसेस 2 में ही अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन साथ में नहीं हो सकते। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? अरे भाई, अगर लॉस नॉर्मल से ज्यादा हुआ तो अबनॉर्मल लॉस होगा, तो अबनॉर्मल लॉस हो सकता है, पर अगर लॉस कम होगा नॉर्मल से तो अबनॉर्मल गेन होगा, तो दोनों में से एक ही तो होगा, दोनों तो एक साथ कभी नहीं हो सकते, हाँ या ना? चलिए, ये हमने देखा कि प्रोसेस 2 काउंट यानी प्रोसेस का फॉर्मेट विद लॉस एंड गेन, लॉस और गेन के साथ, तो इसे ध्यान में रखिएगा। आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस और न्यूमेरिकल देखेंगे और इसको अच्छी तरह समझ में आएंगे। डरने की बात नहीं है, एक बार अच्छी तरह समझिएगा, याद कीजिएगा फॉर्मूला, लॉजिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हम जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे। इसी के साथ एंड ऑफ लेक्चर 3। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।